हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे बजट। बट बजट को स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में पढ़ा जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जैसे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बजट। बजट के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, ठीक है। जो सिलेबस का पार्ट है वो है टैक्सेशन, बट जो टैक्सेशन टॉपिक है वो बजट से रिलेटेड है, तो हमें पहले बजट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम जब कभी भी अपना रूम बनाते हैं, ठीक है, या अपना घर बनाते हैं तो पहले बेस तैयार करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमें बजट के बारे में पता होना चाहिए अगर हमें टैक्सेशन के बारे में अच्छे से जानना है तो। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले बजट के बारे में बात करते हैं। ये जो बजट वर्ड है ना, ये जो बजट वर्ड है ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। वो फ्रेंच वर्ड था बॉगेट, और बॉगेट का मतलब था लेदर बैग। क्लियर? पहला फैक्ट ये है कि बजट जो वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड था बॉगेट, और बॉगेट का मतलब है लेदर बैग। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्यों है मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, बजट पेश करते हैं, ठीक है, तो वो जो बजट है, ठीक है, बजट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा आगे कि बजट होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो जो वो बजट है वो बेसिकली लेदर बैग में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये जो लेदर बैग में बजट लाने की ये जो ट्रेडिशन है ये कहां से आई? बेसिकली ये यहां से आई है। क्यों? क्योंकि ये जो बजट वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच मतलब बजट जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, बॉगेट, ठीक है, और बॉगेट का मतलब है लेदर बैग। इसीलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है बजट को लेदर बैग में लेके आते हैं, ठीक है। ये पहला फैक्ट था बजट से रिलेटेड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की तरफ, ठीक है। दूसरे फैक्ट क्या है बेसिकली कि जो बजट वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो बजट वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, और इसकी जगह पे वर्ड जो मेंशन्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्लियर? तो दो फैक्ट मैंने अभी तक आपको बताया कि जो बजट वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड था बॉगेट, और बॉगेट का मतलब है लेदर बैग। इसीलिए हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारे वो बजट को लेदर बैग में लेके आते हैं। दूसरी मैंने बात ये बताइए आपको कि जो बजट वर्ड है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। बजट वर्ड की जगह पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, वो है आर्टिकल 112, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहला बजट, ठीक है, सबसे पहला बजट कब पेश किया गया और किसने पेश किया? तो सबसे पहला बजट, ठीक है, 18 फरवरी 1869 में पेश किया गया, और किसके द्वारा पेश किया गया? जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया, ठीक है। ये तीसरा फैक्ट बजट से रिलेटेड। क्लियर? रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहला बजट, ठीक है, कब पेश किया गया? 18 फरवरी 1869। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया? जेम्स विल्सन द्वारा किया गया। बट अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं, जब हमारा इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, तो तब किसने पहली बार जो है बजट पेश किया? तो पहला बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947, और किसके द्वारा? आर के शनमुखान शेट्टी द्वारा। ये बहुत ज्यादा चार फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कि पहला जो हमारा फैक्ट था वो था कि बजट वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड था बॉगेट, और बॉगेट का मतलब है लेदर बैग। इसलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बेसिकली बजट को लेदर बैग में लेके आते हैं। क्लियर? दूसरा फैक्ट ये था कि जो बजट वर्ड है वो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। जो वर्ड बजट की जगह पे यूज किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर तीसरा फैक्ट ये था कि सबसे पहली बार जो बजट, ठीक है, कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया? तो पहला बजट जो हमारे इंडिया में पेश किया गया था वो 18 फरवरी 1869 में किया गया था, और जेम्स विल्सन द्वारा किया गया था, ठीक है। और लास्ट फैक्ट ये था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला जो बजट था वो किसने पेश किया था? वो किया था आर के शनमुखान शेट्टी ने किया था, और कब किया था? 26 नवंबर 1947। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं कि बजट है क्या बेसिकली। देखो बजट किसके लिए होता है बेसिकली। देखो ये बजट वर्ड जो है ना, इंडिया में जितनी भी फैमिलीज हैं, ठीक है,
वहां पे ये हर घर में ये बजट वर्ड यूज होता है। देखो होता क्या है कि अगर मैं अपनी किसी एक फैमिली की बात करूं, ठीक है, तो जो उनकी इनकम आती है, ठीक है, तो वो उनको कहां कहां खर्च करनी है बेसिकली, ठीक है, ये एक तरह का वो बजट बना देते हैं कि हमें खाने फूड की तरफ इतना पैसा खर्च करना है, ठीक है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, ठीक है, या घर का रेंट देना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली जो भी इनकम आता है, ठीक है, जो भी इनकम आती है, जो एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली उसके बैलेंस को बजट कहा जाता है। अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन की बात करूं, इंडिया के अकॉर्डिंग बात करूं, तो हमारी जो गवर्नमेंट है बेसिकली, ठीक है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मैं आपको बता देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर FIN फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, ठीक है, अगले 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो बेसिकली बजट क्या होता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, जितना भी एक्सपेक्टेड इनकम होगी सरकार की, ठीक है, जितनी भी एक्सपेक्टेड इनकम होगी सरकार की और जितना भी एक्सपेक्टेड खर्चा होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर होगा, उसके बैलेंस को बजट कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं कि बजट क्या होता है। बजट होता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो एक्सपेक्टेड इनकम है, उसकी जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है, उसका जो एक्सपेक्टेड खर्चा है, उसके बैलेंस को बजट कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हम बजट को बेसिकली 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, इनकम में और एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों हम बजट को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बजट बेसिकली होता क्या है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड इनकम होती है या गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है उसके बैलेंस को बजट कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि बजट को 2 पार्ट्स में अलग अलग डिस्कस करेंगे, दैट इज इनकम एंड दैट इज एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बजट को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर। सो अब हम इनकम को डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं कि गवर्नमेंट की इनकम कहां कहां से आ सकती है, मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट जो है वो इनकम जनरेट करती है, ठीक है। तो जो सबसे पहला आंसर मुझे मिलेगा वो मिलेगा टैक्सेस। क्लियर। ये तो बात सही है कि गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो पैसा है, ठीक है, जो इनकम है वो कहां से लेती है, वो टैक्सेस से लेती है। बट सिर्फ टैक्सेस से लेती है ये कहना गलत होगा। क्लियर। बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हैं जहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है। क्लियर। जैसे मैं आपको बता दूं, एक तो टैक्सेस है। क्लियर। टैक्सेस से पैसा आता है, ठीक है। जो हमारे चालान वगैरह होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है कि कितने सारे चालान होते हैं, ठीक है, ये वाला पैसा भी कहां चले जाता है, ये गवर्नमेंट को चले जाता है, ठीक है। हमारी जो फीस वगैरह होती है, जैसे कोई एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, जैसे SSC CGL का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है या बाकी कोई एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, वो पैसा कहां चले जाता है, गवर्नमेंट के पास चले जाता है, ठीक है। हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स मतलब जैसे कि रेलवेज होगी, ठीक है, रेलवे, ठीक है, एयरलाइंस होगी, है ना, मेट्रोज वगैरह होगी, इनका जो पैसा है वो कहां जाता है, वो चले जाता है गवर्नमेंट के पास। तो जो गवर्नमेंट के इनकम के सोर्सेस हैं वो सिर्फ टैक्सेस तक ही लिमिट नहीं है, बहुत सारे अदर सोर्सेज भी हैं जहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है। क्लियर। अब इनकम को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, दैट इज रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। वैसे तो इनमें कुछ डिफरेंस नहीं है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। क्लियर। सो इनकम को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, दैट इज रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। तो रिवाइज कर देते हैं। सो हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिकली बजट पढ़ रहे हैं, ठीक है। बजट होता क्या है, बेसिकली जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, उसमें जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड इनकम है या एक्सपेक्टेड खर्चा है, ठीक है, उसको हम बजट कहते हैं। इसलिए हम बजट को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर। फिर मैंने बोला आपको कि बड़े सारे सोर्सेस हैं जहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है, सिर्फ टैक्स ही ऐसा सोर्स नहीं है जहां से गवर्नमेंट को पैसा आता है, और भी बाकी बड़े सारे सोर्सेस हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें रेलवेज आता है, एयरलाइंस आता है, मेट्रोज आता है, हमारा जो चलान वगैरह करता है, फीस वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, ये सारा जो पैसा है ये गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, ठीक है। अब जो इनकम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू इनकम क्या है, कैपिटल इनकम क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। क्लियर। सबसे हम समझते हैं कैपिटल इनकम, ठीक है। कैपिटल इनकम को समझने के लिए, ठीक है, आपको 2 टर्म्स का समझना बहुत जरूरी है, दैट इज फाइनेंशियल लायबिलिटीज एंड एसेट्स। क्लियर। पहले मैं इन 2 टर्म्स को आपको डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, एंड देन फिर हम कैपिटल इनकम की तरफ मूव करेंगे। क्लियर। सो फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ऐसे तो लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है, बट ये बहुत इजी वर्ड है।
फाइनेंशियल लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी से उधार पैसा लेते हैं तो बेसिकली हमारे सर पे क्या चढ़ जाता है, कर्जा चढ़ जाता है, मतलब इन फ्यूचर हमें वो पैसा रिटर्न करना होता है। क्लियर? तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। क्लियर? अब बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट बेसिकली कोई भी चीज, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर में बेचें और वो हमें इनकम जनरेट करके दे, ऐसी चीज को एसेट्स कहा जाता है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। रिवाइज करवा देता हूं एक बार कि एसेट क्या होती है? कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम फ्यूचर में बेचेंगे और हमें वो इनकम जनरेट करके देगी, ऐसी चीज को एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, अब कैपिटल इनकम को समझते हैं। ठीक है, एक ऐसी इनकम, ठीक है, इनकम मतलब क्या हो गया? जैसे हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो कि मैं एक टीचर हूं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में लगाऊं या किसी प्राइवेट स्कूल में लगाऊं, इससे होगा क्या कि मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। सर्विस प्रोवाइड करने के बदले मुझे क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, इनकम जनरेट होगी। क्लियर? वैसे ही इनकम, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कैपिटल इनकम कैसी इनकम होती है? देखो, कैपिटल इनकम वो इनकम होती है, ठीक है, जो किसी के सर पे, मतलब गवर्नमेंट के सर पे, क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल इनकम वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट के सर पे फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बढ़ा दे। ठीक है, यहां क्या कर दे? उनके एसेट्स को कम कर दे, ऐसी इनकम को कैपिटल इनकम कहा जाता है। ठीक है, रिवाइज करवा देता हूं एक बार कि कैपिटल इनकम क्या होती है? कैपिटल इनकम वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट के सर पे कर्जा बढ़ा दे, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बढ़ा दे, या क्या कर दे? गवर्नमेंट के एसेट्स कम कर दे, ऐसी जो इनकम है, ठीक है, वो कैपिटल इनकम कहलाती है। जैसे इसकी एग्जांपल, मतलब एग्जांपल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, मान लो कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। क्लियर? तो लोन लेना मतलब पैसा आएगा, मतलब पैसा आएगा तो मतलब वो क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। ठीक है, बट वो ऐसा पैसा है कि आपको इन फ्यूचर वो रिटर्न करना है। इसका मतलब वो पैसा जो है आपके सर पे क्या कर रहा है? वो कर्जा बढ़ा रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ा रहा है। तो वो जो इनकम आ रही है वर्ल्ड बैंक से, जो पैसा आया बेसिकली, वो किस इनकम में अकाउंट किया जाएगा? वो कैपिटल इनकम में अकाउंट किया जाएगा। तो ऐसी इनकम, ठीक है, जो आपके सर पे फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बढ़ा दे, मतलब कर्जे को बढ़ा दे, या क्या कर दे? एसेट्स को कम कर दे, ऐसी इनकम को कैपिटल इनकम कहा जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ हों। ठीक है, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ रही हैं किसी इनकम के आने की वजह से, ठीक है, तो वो कैपिटल इनकम में कहलाई, मतलब काउंट की जाएगी। ठीक है, अब एसेट्स वाली आपको एक एग्जांपल देता हूं। एसेट वाली एग्जांपल, जैसे मैं सपोज करो कि मेरे पास बहुत ज्यादा सोना है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है मेरे पास, ठीक है, जिसको फ्यूचर में बेच के, ठीक है, पैसे कमा सकता हूं, ऐसी चीज को एसेट कहा जाता है। तो मेरे पास सपोज करो कि सोना है। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूं? उस सोने को बेच के 1 लाख रुपए लेके आया या 2 लाख रुपए लेके आया, तो मुझे क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई ना। तो बट इनकम जनरेट तो हुई, बट मेरे एसेट्स कम हो गए, क्योंकि एसेट मैंने आपको बताया वो ऐसी चीज, ठीक है, इन फ्यूचर जिसको आप बेचोगे, ठीक है, आपको पैसा जनरेट करके देगी। ऐसी इनकम को, मतलब ऐसी चीजों को एसेट्स कहा जाता है। तो जो मेरे पास सोना था, बेसिकली अगर मैं उसको फ्यूचर में बेचता, ठीक है, तो मेरे को पैसा जनरेट करके देता, बट मैंने क्या कर दिया? उस सोने को बेच दिया, जिसकी वजह से मेरे पास पैसा आया। ठीक है, तो सोने को बेच दिया, इसका मतलब मेरे पास एसेट्स कम हो गए, और जब एसेट्स कम हो गए, ठीक है, तो वो भी इनकम जो है, ठीक है, जो 1 लाख रुपए मेरे पास आया सोने को बेच के, वो जो इनकम आई वो भी कैपिटल इनकम में काउंट की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इनकम एसेट कम करके, ठीक है, आपके एसेट डिक्रीज करके वो इनकम जनरेट हो रही है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसी इनकम जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बढ़ा दे, मतलब कर्जे को बढ़ा दे या एसेट्स को कम कर दे, ऐसी इनकम को कैपिटल इनकम कहा जाता है। क्लियर? जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के शेयर्स हैं किसी कंपनी में, मान लो कि गवर्नमेंट के शेयर्स हैं किसी कंपनी में, ठीक है, और वो शेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए। इसका मतलब, ठीक है, अपने एसेट्स कम कर दिए। अगर अपने एसेट्स कम कर दिए, शेयर्स उसने बेच दिए, तो शेयर के बदले उसको पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। तो वो पैसा किस इनकम में आएगा? वो आएगा कैपिटल इनकम में। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये एग्जांपल से कुछ कैपिटल इनकम की। अब बात करते हैं रेवेन्यू इनकम की। ठीक है, देखो, एक ऐसी इनकम जो ना फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपके सर पे बढ़ाए, ठीक है, मतलब ऐसी इनकम जो आपके सर पे कर्जा नहीं बढ़ाए, ऐसी इनकम को रेवेन्यू इनकम कहा जाता है। या ऐसी इनकम जो आपके एसेट्स को कम नहीं करे, ऐसी इनकम को रेवेन्यू इनकम कहा जाता है। ठीक है, अब इसको एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। जैसे आप, पता है, आप गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस आ रहे हैं आप लोगों से। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, टैक्सेस मतलब पैसा आ रहा है, इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट को। क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ कि किसी तरह का कर्जा क्या गवर्नमेंट पे बढ़ रहा है?
मतलब आप लोग अगर टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो क्या किसी तरह का कर्जा गवर्नमेंट पे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा। तो अगर फाइनेंशियल लायबिलिटीज नहीं हो रही, ठीक है, मतलब कर्जा नहीं बढ़ रहा, तो वो जो इनकम आ रही है वो किस में काउंट की जाएगी? वो रेवेन्यू इनकम में काउंट की जाएगी। तो रेवेन्यू इनकम ऐसी इनकम होती है जो किसी तरह का कर्जा या किसी तरह का एसेट्स कम नहीं करता। क्लियर? ऐसी इनकम को रेवेन्यू इनकम कहा जाता है। तो जो टैक्सेस से पैसा आएगा वो रेवेन्यू इनकम में काउंट किया जाएगा, क्योंकि किसी तरह का कर्जा टैक्सेस, बेसिकली टैक्सेस का कोई भी कर्जा नहीं होता गवर्नमेंट के ऊपर। क्लियर? यहाँ कोई टैक्सेस आने से कोई एसेट कम नहीं होता गवर्नमेंट का। क्लियर? जैसे अब मैं सपोज करो कि मैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं टीचर हूँ और बेसिकली आपको मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे को रिटर्न में पैसा मिल रहा है। तो ये पैसा बेसिकली किस इनकम में काउंट होगा? रेवेन्यू इनकम में होगा कि कैपिटल इनकम में होगा? तो बेसिकली वो रेवेन्यू इनकम में होगा। क्यों? क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइड करके वो जो इनकम है वो जनरेट कर रहा हूँ, मेरे पे कोई कर्जा नहीं है। मतलब अगर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे को कर्जा है बेसिकली? क्या मुझे वो रिटर्न में वापस करना है आपको जो पैसा जो मेरे को मिलेगा? नहीं करना। ठीक है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करके इनकम जनरेट होती है वो बेसिकली रेवेन्यू इनकम में काउंट होती है। मान लो कि गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है, ठीक है, गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है और गवर्नमेंट ने वो किराए पे दी हुई है। ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग है और गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, वो किराए पे दी हुई है। तो अगर वो किराए पे देगी गवर्नमेंट, तो उससे क्या आएगा? रेंट आएगा। तो जो रेंट आएगा वो कौन सी इनकम में लिखा जाएगा? रेवेन्यू इनकम में लिखा जाएगा कि कैपिटल इनकम में लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा रेवेन्यू इनकम में। क्यों? क्योंकि जो रेंट आ रहा है उससे क्या फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ रही है गवर्नमेंट की? नहीं बढ़ रही है। ठीक है, क्या कोई कर्जा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसी इनकम जिससे कोई कर्जा नहीं बढ़े, ऐसी इनकम को रेवेन्यू इनकम कहा जाता है। तो क्या जो रेंट आ रहा है उससे कोई एसेट्स कम हो रहे हैं? नहीं कम हो रहे। ठीक है, अगर एसेट्स भी कम नहीं हो रहे तो वो भी इनकम किस में जाएगी? रेवेन्यू इनकम में। बट हाँ, अगर गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को किसी कंपनी को बेच दे, ठीक है, तो उसके वो बेसिकली होता क्या है, होगा क्या कि गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाएंगे, और जब एसेट्स कम हो जाएंगे, ठीक है, तो एसेट कम हो जाएंगे तो वो जो इनकम आएगी बिल्डिंग को बेच के वो कैपिटल इनकम में लिखी जाएगी। तो ये डिफरेंस था रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम ये आपस में अपोजिट नहीं है। ठीक है, कैपिटल इनकम वो ही जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बढ़ा दे, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज को कम कर दे। बट यहां पे मैंने लिखा है कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज को लाए ही ना, ठीक है, जो कर्जा बढ़ाए ही ना, ऐसे इनकम को रेवेन्यू इनकम कहा जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में ये है कि ये बेसिकली, ठीक है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज को बढ़ाता है, ये नहीं बढ़ाता। ठीक है, सो ये अपोजिट नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसका अपोजिट होगा ये एक्सपेंडिचर। देखो, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपको कम करनी है, ठीक है, मतलब आपको अगर कर्जा कम करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, एफएल मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटीज, तो मान लो कि अगर आपको अपने सर से कर्जा कम करना है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा। और जब आप अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो जब कभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ठीक है, अगर आपको कम करनी हो, आपको खर्चा जो है वो कम करना हो, ठीक है, तो वो आपका इनकम का पार्ट नहीं होगा, वो आपका पार्ट होगा एक्सपेंडिचर का। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपना कर्जा कम करते हैं तो कर्जा कम करने में होता क्या है कि आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, आपकी पॉकेट से पैसा जाता है। मतलब जब आपकी पॉकेट से पैसा जाता है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी भी आपको फाइनेंशियल लायबिलिटीज कम करनी है, आप वो जो पार्ट होगा वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ना कि इनकम का पार्ट होगा। अब बात करते हैं एसेट्स की। ठीक है, एसेट्स, अगर आपको एसेट्स बढ़ाने हैं, ठीक है, अगर आपको एसेट्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, बहुत बड़ा जमीन का मेरे पास टुकड़ा है, तो मुझे पता है इन फ्यूचर अगर मैं उसको बेचूंगा मेरे को इनकम जनरेट होगा, है ना। तो वो एक तरह का मेरे पास क्या है? वो मेरे पास एक तरह का एसेट है। ठीक है, तो मान लो कि अगर मुझे और जमीन खरीदनी है, ठीक है, मुझे अपने और एसेट्स बनाने हैं, मुझे और जमीन खरीदनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। तो जब मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करूंगा, ठीक है, एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट होगा? एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी पॉकेट से पैसा खर्च कर रहा हूं, ठीक है, अपनी एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए। तो ये है बेसिकली इनका अपोजिट। देखो, फाइनेंशियल लायबिलिटीज यहां पे इंक्रीज हो रही है, यहां पे कम हो रही है, यहां पे एसेट्स कम हो रहे हैं, यहां पे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर जो है ये बेसिकली आपस में अपोजिट हैं। रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम ये आपस में अपोजिट नहीं है, तो ये गलती नहीं करनी है आपको। क्लियर? आपको समझ आई होगी। अब एक टर्म आती है डिसइन्वेस्टमेंट।
ठीक है। अब एक टर्म आती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, एक होता है इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी या आपने एक कोई खेत खरीदा या आपने कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है, तो आपने इन्वेस्टमेंट की, क्लियर, उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। बट होगा क्या कि अगर आप उस इन्वेस्टमेंट को बेच के इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी। आपने इनकम खरीदी, वो मतलब आपने जो बिल्डिंग है वो खरीदी तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। बट आपने उसी बिल्डिंग को अगर बेच दिया और पैसे ले आए तो आप उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो जब जब डिसइन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट होती है जब, ठीक है, तो मुझे बताओ एसेट्स आपके कम होते हैं कि ज्यादा होते हैं? क्लियर, ये मुझे आपको बताना है, ठीक है। जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होगी, आपका ये होमवर्क है, आपने मुझे बताना है कि जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। डिसइन्वेस्टमेंट एक बार आपको दोबारा से बता देता हूं कि जैसे हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग खरीदी तो वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट की, बट अगर हम उसी बिल्डिंग को बेच देंगे, ठीक है, और उससे इनकम ले आएंगे, ठीक है, वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो जब डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी तो मुझे आपको बताना है कि एसेट्स इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे। सो इनकम जो है वो दो पार्ट्स में, जैसे कि हमने देखा कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। अब जो रेवेन्यू इनकम है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू इनकम एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। क्लियर, ये सिंपल है, ठीक है। देखो, जो भी पैसा टैक्सेस से आ रहा है, जितने भी तरह के टैक्सेस हैं, सेल टैक्स है या इनकम टैक्स है, जितने भी तरह के टैक्स हैं, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, जितने भी तरह के टैक्सेस हैं, वहां से जो भी पैसा आ रहा है वो काउंट होगा टैक्स रेवेन्यू इनकम में, ठीक है। और टैक्सेस के अलावा, ठीक है, टैक्सेस के अलावा जहां से भी पैसा आ रहा है वो काउंट होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम में। आई होप क्लियर होगा। बहुत सिंपल सी बात है। रेवेन्यू इनकम भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू इनकम एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम। देखो, जहां से भी टैक्सेस है, जितने भी तरह के टैक्सेस हैं, वहां से जितना भी पैसा आ रहा है वो टैक्स रेवेन्यू इनकम में काउंट होगा। और टैक्सेस के अलावा, ठीक है, जहां से भी पैसा आ रहा है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम होगा। मैंने ये चीज नहीं बोली है कि नॉन टैक्स वो होगी जहां पे टैक्स नहीं लगता, ये चीज नहीं बोली है मैंने। नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम मतलब टैक्सेस को छोड़ के जहां से भी पैसा आ रहा है रेवेन्यू इनकम का, ठीक है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम कहलाएगा। क्लियर। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बजट, ठीक है। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं सारा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बजट जो है बेसिकली हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर में। इनकम जो है बेसिकली फिर हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, दैट इज रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। फिर मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू इनकम को भी दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, दैट इज टैक्स रेवेन्यू इनकम एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने तरह के टैक्सेस होते हैं, जैसे टैक्स रेवेन्यू इनकम को फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये वाला जो लेक्चर होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, वो लेक्चर जो होगा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।